वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट में जो यह पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके प्रश्नावली 2 को देखेंगे और प्रश्नावली 2 के लिए उसके बैकग्राउंड में जिन जिन तथ्यों की महत्ता है उनको हम समझेंगे इसमें, और पूरे स्टेप वाइज सभी चीज़ों को हम समझते चलेंगे। विद्यार्थियों, मैंने इससे पहले वाला जो प्रश्नावली 1.1 है वास्तविक संख्या अध्याय का, जो ये प्रश्नावली है उसका वीडियो मैंने लगभग 1 घंटा 19 मिनट का विथ कंसेप्ट एक ही वीडियो बनाया था। पूरा कंसेप्ट यानी उसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी देखने को मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी समझने को मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू आप HCF कैसे निकाल सकते हैं इसकी पूरी इसमें व्याख्या की गई है। उसके बाद आप प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बीच डिफरेंस उस वीडियो में समझ सकते हैं कि एक प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से उस वीडियो का आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट वो वीडियो आपको मिल जाए तो यहाँ पर दिए गए लिंक को टच करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद पुनः इस वीडियो को आकर आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे पास आपका ये बुक है, आप देख सकते हैं, गणित का बुक है आपके क्लास का। आप पढ़ते वक्त इस बुक को जरूर अपने पास में रखिएगा, कॉपी कलम रखिएगा जरूर, चूँकि जो चीज़ पढ़ाया जाता है आप उसका यदि नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैथ ऐसे कहानी की तरह समझ में नहीं आती है। तो आई होप कि आप अपना कॉपी कलम को लेकर ही बैठेंगे। आइए हम शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर को। विद्यार्थियों, आप यहाँ देख रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रश्नावली 1.2 की तरफ चलने से पहले इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें दी गई हैं हम उन्हें समझ लेते हैं। दिया गया है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय तो समझ लेते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसे समझते हैं। आप अपने किताब में निकालिएगा पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 निकालिए। पेज नंबर 10 में दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो दिया गया है वो मैं यहाँ पर लिखा गया है और आप अभी अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। दिया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में या मतलब व्यक्त किया जा सकता है, उसको किसी भी संख्या का गुणनखंडित किया जा सकता है, ये बात हम कहा गया है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अब आखिर यह स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है, इस थ्योरम से मैथमेटिशियन क्या कहना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है, जरा इसे समझते हैं। कह रहा है कि कोई यदि संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो जो भाज्य संख्याओं का गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आएगा। ऐसा नहीं कि वो भी भाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आएगा। जैसे रैंडम हम कोई संख्या उठा लेते हैं, मानते हैं हम लिखते हैं 320। अब इस संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से सबसे छोटे संख्या से कटाने का, जिससे कि यह डिविजिबल है, इससे करेंगे डिवाइड। तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 6 0, फिर 2 से 8 0, पुनः 2 से 40, 2 से फिर आएगा ये 20, 2 से 10 और फिर 2 से 5। ये तो सब 2 रह गया। आप कोई और भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं इस चीज़ को। अब इसका जो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है इसमें, और अंत में एक 5 है। अंत में क्या है? 5 है। तो आइए समझते हैं क्या है कि अब इस 6 को हम 2 to the power 6 × 5 लिख सकते हैं, ऐसा इसे लिख सकते हैं। इसे हम इसे अगर लिखने के लिए हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिखा सकता है, 2 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब इस 5 का रिप्लेस इस 2 को यहाँ, इस 2 को इधर, इस 5 को इधर उधर करके कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि यह जो है, ये जो संख्याएं हैं, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, ये यहीं रहेंगी,
इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है, इसीलिए यह अद्वितीय है। क्या है? इसका जो ये फॉर्म है यह अद्वितीय है। हम 2 गुने 2 को 2 को मानते हैं, यहाँ पर 2 गुने 3 लिख दें और 3 गुने 2 लिखें, तो क्या इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है यह अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। तो अंकगणित का जो ये स्टेटमेंट है, ये आधारभूत जो प्रमेय है, यह यही चीज़ हमें समझाता है कि कोई भी जो भाज्य संख्या है उसका जब गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में टूट के हमारे सामने आएगा और हम इसे देख सकते हैं। आपके किताब में एक वैज्ञानिक का नाम दिया गया है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम दिया गया है? आप स्क्रीन पे उनका चित्र देख रहे हैं, धुंधला सा चित्र है, जैसा भी है क्लियर आप देख पा रहे हैं। देखिए, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये जो आप अभी समझे हैं इस चीज़ को, ये कंसेप्ट उन्होंने ही दिया था। अब इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट भी उन्होंने दिए हैं, तो इसलिए उन्हें यह भी कहा गया कि कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये जो वैज्ञानिक हैं इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा गया है। गणितज्ञों का राजकुमार कहा गया है। ठीक, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि इसे ये कितना इंपॉर्टेंट ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है और इसे दिया किसने है। तो आई होप आप अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है ये समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि इसका जो ये दूसरा टॉपिक है HCF और LCM तथा संख्याओं में संबंध, यानी जिन संख्याओं का HCF और LCM निकालना है। क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। और उन संख्याओं और HCF और LCM के बीच में क्या हम देखेंगे? संबंध देखेंगे। क्या देखेंगे? संबंध। तो मैं थोड़ा बोर्ड को अच्छे से क्लियर कर लूं। आइए, तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि HCF, LCM तथा संख्याओं में संबंध। यानी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 संख्याएं आपको दी जाती हैं कि 5 और 20 का LCM निकालिए, या फिर 8 और 20 का LCM निकालिए, HCF निकालिए, तो आप कुछ ना कुछ करके उसका क्या करते हैं? LCM और HCF निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं ये आप भी समझ रहे हैं। अभी तक LCM और HCF नहीं निकालना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते हो। यदि आप अभी तक HCF LCM निकालना नहीं जानते तो इसका मतलब है आप बहुत पीछे हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करके आप अभी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए, यहाँ क्या है? अब HCF एक फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। LCM गुने HCF। अब अगर इसे देखा जाए, मान लेते हैं 2 संख्याओं में एक संख्या A और दूसरा संख्या B है, एक संख्या A और दूसरा संख्या B है, तो LCM किसका निकल के आएगा? AB का। किसका? इस AB का LCM मल्टीप्लाई HCF किसका निकालेंगे? इसी AB का। HCF किसका निकालेंगे? इसी AB का। तो एक फॉर्मूला आप ये दिमाग में रखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, जब 2 संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो उन दोनों का जो HCF और LCM निकल के आता है उसका मल्टीप्लिकेशन उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अब इसी को थोड़ा और स्टेप आगे लेके चलते हैं। तो एक संख्या जो यहाँ पर दी हुई है A और B, यहाँ पर LCM और HCF दिया हुआ है। आपको अगर दे दिया जाए कि अब HCF मतलब कि ये 2 संख्याएं दे दी जाएं और HCF दे दिया, तब आप LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM निकालने के लिए संख्याएं इधर ही हैं, A मल्टीप्लाई 2, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा क्या LCM निकालना है, तो HCF इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया डायरेक्ट। इसके बाद इसी LCM और अब अगर HCF निकालना है, आपको क्या निकालना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किन का? उन्हीं दोनों संख्याओं का। तो फिर संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन तो इधर ही है और हमें HCF निकालना है, तो बराबर की इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके भाग में आ जाएगा।
AB, एक आपके पास ये भी है। ठीक, अगर दो संख्याओं में एक संख्या दी गई है, क्या दी गई है, एक संख्या दी गई है, मानते हैं आपको A दिया गया है, तो B निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो B निकालने का आपके पास फॉर्मूला हो सकता है LCM गुने HCF AB बटा जिस संख्या का मान दिया हुआ है वो, जैसे A का मान अगर पता हो तो ये। क्लियर, तो ये आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर इसे B का मालूम दिया रहे और A निकालना है तो A यहाँ और B यहाँ हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप देख पाए संख्याओं और उनके HCF और उनके LCM के बीच क्या संबंध है, और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके चैप्टर में बनाने भी हैं, तो ये इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो मैं एक बार बोर्ड को साफ कर लेता हूँ और अब बढ़ता हूँ आपके चैप्टर की तरफ। आइए, आप अपने चैप्टर निकालेंगे जो कि पेज नंबर कहाँ दिए हुई है, 13 में। यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 में प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल ही कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के, यहाँ दिया हुआ है विद्यार्थियों, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित संख्या, जो भी संख्या दी हुई है, अब जैसे 1 नंबर सवाल आपका दिया गया है, 1 का सवाल नंबर 1, आइए 1 नंबर जो सवाल दिया गया है उसके हल के तरफ हम बढ़ते हैं, सॉल्यूशन के तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल 1 का 1 दिया है 140, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणन, ये एक भाज्य संख्या है जिसकी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बचपन से जानते हैं, इस 40 का हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी अब ये 2 से नहीं होगा, ये किससे से होगा, 5 से 7। क्लियर, तो इस 140 को 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ज़रा बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, क्या, 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 5/7, दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में दिया गया है 156, क्या दिया गया है, 156। पुनः आप 156 का करेंगे, 2 से करेंगे तो 7 8, 2 से 39, 3 से 13। क्लियर, अब इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब ये 2 हैं तो इसे 2 का पावर 2 लिख लें, गुने 3 गुने 13, इट इज़ आंसर। ठीक, इसका तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, 38 25 यानी 3825, 3825। अब 3825 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं, 5 2 7 8 15 3 18। आइए ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 पर 2 3 7 21, 1 पर 5, 3 5 15। ये भी देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, 1 2 7 5 बार कट जाएगा, 2 से 2 चौके 12 25, 4 2 6 5 11। अब ये नहीं कटेगा, अब इसे 5 से कटाएंगे, कितने से, 5 से। तो 5 से कटाएंगे तो ये 3 से, सॉरी 3 से हमने लगाया था, अब इसे 5 से कटाएंगे और 5 से कटाएंगे तो 5 8 40, और फिर यहाँ 5 से 17 मतलब है। क्लियर, तो ये आपके सामने रहा। अभी देखते हैं, अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, क्या लिख सकते हैं 17। यहाँ 2 3 है, 2 5 है, क्या है, 2 3 है, 2 5 है, 3 3 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 5 5 का 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुने
17 लिख सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से आपका यह आंसर आपके सामने रहा। तो 1 नंबर क्वेश्चन का 1, 2, 3 हमने बता दिया है और रेस्ट सवाल आपके लिए एज ए टास्क रह गया। आप इसका बनाकर और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 5005 है और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 7449 है। क्लियर? अब आइए हम बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आइए 2 नंबर सवाल में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो नीचे युग्म दिए गए उनके HCF और LCM ज्ञात करना है तथा इसके जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM हो सकता है या नहीं हो सकता है। HCF गुने LCM, आइए इसकी जांच भी करनी है। तो हम देखते हैं। चलिए 2 का 1 नंबर नहीं 2 का 2 नंबर सवाल है और इसके हल के तरफ हम बढ़ते हैं। इसका हल कह रहा है और 1 नंबर है। क्या है? 1 नंबर है विद्यार्थियों। 1 नंबर सवाल है 26 91। कितना है? 26 और 96। आइए 26 और 96। देखिए पढ़ाते यदि किसी गाड़ी की थोड़ी सी हॉर्न चली जाए या हल्की फुल्की आवाज़ आ जाए तो उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। ठीक? आइए 26 और 91 है 96 91 91। क्या है? 91। आइए तो कह रहा है आपको सवाल में कि इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच की पुष्टि भी करनी है। कैसे पुष्टि करनी है? तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। इस तरीके से हमें क्या करनी है? पुष्टि करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 26 तथा 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्लियर? तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 13 और किसका 91 का हो जाएगा 7 × 13। अब यहाँ से हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए ये 13 जो है दोनों में फैक्टर है और यहाँ दिए हुए जो गुणनखंड है इसमें हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन भी है। तो क्या हो जाएगा 13। HCF क्या हो जाएगा 13। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो HCF किसका 26 का और 91 का HCF कितना आएगा 13। कितना आएगा? अब बढ़ते हैं LCM की तरफ। 26 और 91 का LCM क्या होगा 2 × 7 और जो दोनों में कॉमन है उसको 1 ठो लिखेंगे। ठीक? 2 सत्ते 14। अब 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 चुके 52 के 2 13 कम 13 2 15। नहीं मल्टीप्लाई गलत हो रहा है। 7 दूना 13 दूना 13 सत्ते 91 और 91 दूना 182। आइए तो इसका जो है 26 और 91 का LCM निकल के क्या आ गया 182 आ गया। क्लियर? तो 182 आता है इसका। अब जैसे ही 182 आएगा, यहाँ देखिएगा, जैसे ही 182 आया, अब आपके चैप्टर में कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, यह प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रमाणित करना है। क्या दिखाना है? 2 संख्याओं का, अब यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्न से। क्या लिख दीजिएगा? प्रश्न से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं 26 और 91 बराबर, अब 13 मल्टीप्लाई LCM कितना आया है 182 मल्टीप्लाई HCF कितना है 13।
अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 182 में 13 से। 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 के 4 2, 3 कम 3 2 5, 1 से 2 8 और 1 तो 6, 5 4 2 6, 8 5, 13 के 3 हाथ 1, 1 1 2, 23 66। कितना आ रहा है विद्यार्थियों, 23 66। इन्हें भी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 23 66। आप करके देख लीजिएगा, आप करके देखिएगा, इन्हें भी मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 23 66 आएगा। तो देख रहे हैं आप क्या हुआ यहाँ पर, यानी दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन का जो आ रहा है और दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ आप लिखिएगा सत्यापित हुआ। क्या हुआ, सत्यापित हुआ। क्या हुआ, सत्यापित हुआ। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आइए एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं दी हुई हैं आपको 26 और 91, और कहा जा रहा है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो 26 और 91 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 26 का 2 × 13 और 91 का 7 × 13। क्लियर। अब एचसीएफ 26 और 91 का कितना आया, 13। चूंकि दोनों में हाईएस्ट यही है और कॉमन यही है और 13 दोनों का फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया। एलसीएम 26 और 91 का इतना हमें प्राप्त हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन 182 हुआ। अब प्रश्न में दिया गया है, इससे दर्शाना भी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इस तरीके से हम देख पाए, यहाँ 26 × 91 करा और इसके करने के बाद 182 × 13 करा। इसको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ देखा कितना आया, 2366, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा। करके देखिएगा। क्लियर। चलिए हम करके यहाँ पर समय जाया नहीं करें, हालांकि आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। 91 में कितना, 26 से 6 2 और 18 6 6 3 2। ओके, कितना आ रहा है, आ रहा है इतना। क्लियर। तो इस तरीके से आप समझ पाए इस सवाल को। अब आपके पास दो सवाल और हैं इसके अलावा। कितने सवाल हैं, दो सवाल और हैं, जिसमें एक है 510 और 92 और तीसरा नंबर सवाल है 336 और 54। तो ये दोनों सवाल आप खुद करेंगे और इस बेसिस पे करेंगे आप। ये दोनों सवाल आप इस बेसिस पर करेंगे। सारे के सारे सवाल यदि बोर्ड पे करा दिए जाएं तो आप खुद से क्या मेहनत करेंगे, तो इसलिए आप बाकी दो सवालों को खुद करेंगे। आइए 3 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। तो जो आप गुणनखंड विधि, ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आप समझे ना, ये प्रमेय में जिस चीज़ को आपने समझा है, जैसे हमने शुरू में लिया था संख्या 320, तो 320 संख्या को लिया था, उसका जो हमने किया था अभाज्य गुणनखंड, जो कि अब बचपन से किया जा रहा है, तो उस विधि को क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है। तो उसी विधि के द्वारा यहाँ पर 12, 15 और 21 3 नंबर सवाल है आपका। 3 नंबर सवाल का हम हल करेंगे, जिसमें 1 नंबर दिया हुआ है 12, 15 तथा 21, 21, और इसका हमें करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 3। आप यहाँ पर 12 का कर सकते हैं, 2 से 2 6 और 2 से 3, 2 × 2 × 3, ठीक। उसके बाद आप 15 का कर सकते हैं, 3 से करते हैं, 3 से 3 × 5 15, क्या आ जाएगा, 3 × 5। अगला है 21, 3 से 7, 3 × 7। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंड हो गया, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। अब हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ किसका, 12, 15 और 21 का एचसीएफ देखना है। अब तीनों में हाईएस्ट भी हो,
कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। अब सबसे हाईएस्ट 7 है लेकिन तीनों में है नहीं, उससे हाईएस्ट 5 है लेकिन तीनों में है नहीं, लेकिन उससे हाईएस्ट 3 है लेकिन तीनों में है। क्या है ये संख्या? तीनों में है। आप यहाँ देख सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर तीनों में, ये देखिए, देख पा रहे हैं? ये संख्या तीनों में है। अब तीनों में है इसलिए इसका HCF कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा विद्यार्थियों? 3 होगा। अब बढ़ते हैं LCM की तरफ। किसके तरफ? LCM की तरफ। किसके? 12, 15 और 21 के LCM की तरफ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 2 × 2 है, लिख देंगे 2 × 2, क्योंकि बाकियों में नहीं है तो यहाँ पर लिख लिया हमने 2 × 2। 3 सब में कॉमन है तो एक 3 लिख लिया। यहाँ 5 और 7 बचा तो 5 और 7 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42, 420। यानी इनका, यानी 12, 15 और 21 का जो LCM आएगा वो क्या आएगा? 420 आएगा। कितना आएगा? 420 आएगा। आप देख पा रहे होंगे, करके देख सकते हैं आप। आइए अब यहाँ पर जो है, तो इस तरीके से आपको LCM HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया। आप यहाँ बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए अब इसका 2 नंबर सवाल है। क्या है इसका? 2 नंबर सवाल है। अब इसका जो 2 नंबर सवाल है आप खुद कर सकते हैं। 2 नंबर सवाल आपका दिया गया है 17, 23 और 29। क्या दिया गया है? 17, 23, तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। 1 × 17, 1 × जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ लिखेंगे आप, क्या है दिया गया? 17, 17 लिखेंगे तो 1 × 17। ऐसा करके आप बना सकते हैं इसी बेसिस पर। अब बढ़ते हैं हम 4 नंबर सवाल की तरफ, और 4 नंबर सवाल के लिए बोर्ड को मैं एक बार फिर से आइए 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि HCF दिया गया है, प्रश्न में आपके दिया गया है। 4 नंबर सवाल का जो हल होगा उसमें दिया गया है, क्या दिया है? तो दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9। यानी ये 2 संख्याएं दी हुई हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और आपसे इसका LCM पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? LCM पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों आप यहाँ से एक चीज़ तो समझ ही सकते हैं कि इस HCF में दिया हुआ है यही 2 संख्या, इस HCF में दिया हुआ यही 2 संख्या है जिसका यह HCF है। क्लियर? और इन्हीं दोनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। किससे? इस कंसेप्ट पर जो आपने संख्याओं का जो संबंध पढ़ा है उसी के फॉर्मूले के आधार पर। अब संख्याएं क्या दी हुई है? तो प्रश्न से संख्याएं लिख लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। कॉपी जो चेक करेगा उसे भी तो पता होना चाहिए कि बच्चों ने संख्या इसे माना है, तो इसलिए आपको होना चाहिए। आप क्लियर करते चलेंगे। 306 और 657 ये 2 संख्याएं आपको दी हुई हैं आपके क्वेश्चन में। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM गुने HCF। ये तो बात हमें पता है ना। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं। 306 × 657 इज इक्वल टू LCM कितना दिया हुआ है? LCM हमें निकालना ही है, तो LCM मल्टीप्लाई HCF आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 9। तो क्या यह संख्या उस फॉर्मूले पे नहीं हो गया? यहाँ LCM के साथ ये मल्टीप्लाई में है, 9 इधर उठ के आएगा। इधर उठ के आएगा। जब 9 इधर बराबर के साइड में आएगा तो ये नीचे भाग में चला जाएगा। 306 × 657
अंडरलाइन करके क्या बट्टे में 9 इज इक्वल टू LCM। क्लियर। अब आप यहाँ पर इसे कटाएंगे, क्या करेंगे, इसे कटाएंगे। 9 से जब इसे कटाया जाएगा, ये दोनों के दोनों संख्याएं 9 से कटने वाली हैं, आप किसी को भी कटा सकते हैं। 9 से इसे कटाते हैं, 9 सत्ते 63 और 9 तिरी 27, 73 मतलब है कितने 73। अब ये 73 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, किसमें 306 में 73 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 छक 18, 1 3 तिहाई 9, 7 छक 42 के 2 4 और 7 तिरी 21, 8 3 3 1 2 और 2 2 और 2 कितना हो गया 22,338। यानी जो LCM आपको मिलेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, जो LCM आपको मिलेगा किसका, इन दो संख्याओं का 306 तथा 657 का जो LCM आपको मिलेगा कितना मिलेगा 22338। आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, समझ गए हैं। एक बार और आपको समझा देते हैं। आपसे पूछा गया है, दिया गया है सवाल में HCF दिया गया है और HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है। ये प्रश्न में दिया गया है, मतलब कि HCF इन्हीं संख्याओं का निकालना है, ये क्लियर है। तो हमने स्पष्ट लिख दिया कि संख्याएं क्या हैं, एक ये है और एक ये है। जब ये दोनों संख्याएं हैं तो इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किस फॉर्मूले के आधार पर, तो जो आपने इसमें इस कंसेप्ट में समझा है इसके आधार पर, ठीक। और फिर इसके बराबर में LCM मल्टीप्लाई, जो HCF दिया गया है वो लिख देंगे, यानी HCF लिखना है। और फिर ये 9 LCM के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके भाग में आएगा, भाग में आएगा तो हमने नीचे लिख लिया है। और इससे इसे कटाएंगे 73 जहाँ चला जाएगा। उसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हमने करके यहाँ पर फाइनली LCM आपका किसका LCM, इन दोनों संख्याओं का LCM यहाँ लिख दिया है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। 4 नंबर सवाल। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल की तरफ। और 5 नंबर सवाल की तरफ चलने से पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए 5 नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। यह जांच करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के हल के तरफ चलते हैं। और कहा जा रहा है, दिया गया है क्या दिया है प्रश्न में, तो n एक प्रकृत संख्या है, n एक प्रकृत संख्या है। ये चीज़ दी हुई है, आपके प्रश्न में दी हुई है। क्या दी हुई है, तो इसलिए n क्या संभव हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके n आगे तक जा सकता है। कहाँ तक, जहाँ तक आप सोच सकें, अनंत तक जा सकता है। इस सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है पहले वाले वीडियो में, आप उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप अगर इनका फेयर बनाने का सोच रहे हैं कि फेयर कैसे बनाएं, तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक को आप बेशक टच करके इन्फॉर्मेशन वीडियो नाम से है उसे देखें और ये समझें कि कैसे हम यहाँ से PDF ले सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं और कैसे हमें हमारी तैयारी करनी चाहिए। तो आइए समझते हैं। अब आगे चलते हैं। तो n बराबर हम इन चीज़ों को ले सकते हैं। क्लियर। आपका जो ये प्रश्न है इसमें दिया गया है, एक संख्या दिया गया है, जिसका क्या संख्या दिया गया है, तो संख्या दिया गया 6 टू द पावर n और कह रहा है कि n के किन्हीं प्रकृति संख्याओं के मानों के लिए क्या 6 टू द पावर n करेंगे तो इसका जो अंक आएगा, तो मानते हैं हम किसी कोई संख्या 8 6 6 5 4 लिखेंगे, तो क्या इस जगह पर शून्य आएगा। ये रैंडम कोई संख्या लिखे हम आपको समझाने के लिए, क्या इस जगह पर शून्य आएगा, ये बात पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। यानी अंत में चलिए शून्य से समाप्त होगा। अब समझते हैं। देखिए, अब ये 6 टू द पावर n है। यदि n इज इक्वल टू, यदि हम n बराबर 1 ले लें, क्या ले लें, 1 ले लें, तो n बराबर 1 ले लें तो 6 टू द पावर 1 करेंगे n के जगह पर, कितना मान निकल के आएगा 6। यदि हम n बराबर 2 ले लें, क्या ले लें
2 ले लें तो 6 टू द पावर कितना करना पड़ेगा हमें 2, n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा 2, तो 36 होगा। ठीक, अगर हम n का पावर 3 ले लें तो 6 टू द पावर 3 करना पड़ेगा, तो ये 216 हो जाएगा। फिर यदि n का पावर हम 4 ले लें तो n का पावर जैसे ही हम 4 लेंगे 6 टू द पावर 4 होगा, और इसमें 4 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, इसका 6 गुना करना पड़ेगा 1296, कितना 1296, तो ये इतना जाएगा। ऐसा करते करते आपने अभी तक देखा होगा कि हर बार इकाई स्थान पर क्या रह रहा है, आपने नोटिस किया होगा कि हर बार इकाई स्थान पर एक संख्या रह रहा है और वो संख्या है 6। क्या है वो संख्या 6 है, वो संख्या क्या है 6 है। देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से जितनी बार 6 का पावर आप बढ़ाते चले जाएं, अंत में 6 छोड़ के कुछ और आने वाला नहीं है। तो हम नीचे लिख लेंगे कि अतः, यहां पर लिख देते हैं कि अतः n के किसी मान के लिए, n के किसी भी प्राकृतिक, n एक प्राकृतिक संख्या है तो n के किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। आंसर समझे इस बात को? आप नहीं समझे, एक बार और समझाते हैं अगर नहीं समझे होंगे तो। यहाँ क्या दिया हुआ है, मैंने कहा कि दिया है आपके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है n क्या है, प्रकृत संख्या दिया गया है। तो प्रकृत संख्या 1 से शुरू कर अनंत तक जाती है, तो हमने लिख लिया है कि इसलिए n बराबर 1 2 3 4 5 और अनंत तक की संख्याओं के साथ। क्लियर? उसके बाद संख्या जो आपके चैप्टर में दी हुई है, क्या दी हुई है 6 टू द पावर n। तो इस n के मान को हर बार एक एक बार करके मैंने रख के देखा और यहाँ पर कभी भी मान शून्य नहीं हो रहा। आप आगे भी करके देखेंगे तो अंत में शून्य नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया, अतः n के किसी मान के लिए 6 टू द पावर n जो संख्या है अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसे आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर कितना बनाया हमने 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किस पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याएं दी हुई हैं, संख्याओं का कुछ ब्रांच दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। जरा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के अंदर दिया है इसे बनाने के और भी तरीके हैं। आप स्पष्टतः लाइनों में लिख सकते हैं कि संख्याओं के गुणनफल, जो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एक भाज्य संख्या होता है, ऐसा नियम है। इसलिए यह संख्या क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के हिसाब से भाज्य संख्या है। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन वह बात पूर्ण नहीं है। यह बात पूर्ण नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है। लेकिन हम इसे इस प्रोसेस से लेके चलते हैं। दिया क्या गया है 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, एक जगह यह संख्या दी हुई है और दूसरी जगह दी हुई है 7 × 6, सॉरी हाँ यही दी हुई है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5। 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 2 × 1 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये संख्या आपको दी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है और कहा जा रहा है, बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ऐसा हमें व्याख्या करनी है। क्या करनी है?
व्याख्या करनी है, तो आइए कर ही देते हैं व्याख्या। देखिए यह जो संख्या यहाँ तक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यह संख्या यहाँ तक है, यह 13 का मल्टीप्लिकेशन है। किसका मल्टीप्लिकेशन है? मतलब 13 का मल्टीपल है ये पूरा का पूरा संख्या। क्यों? क्योंकि 13 से में मल्टीप्लाई किया गया है और 13 ही जोड़ना है, 13 ही जोड़ना है। तो इसलिए यह संख्या जो हमें मिल के आएगी वह एक भाज्य संख्या आएगी। अब यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि ऊपर दी गई संख्याएं अभाज्य हैं, अतः उनका गुणनफल एक भाज्य संख्या होगा। अब इसमें 13 क्या किया गया है? जोड़ा भी गया है। तो चूंकि 13 इसी में मैं एक संख्या है जिससे इसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसी संख्या को इसमें जोड़ा भी जा रहा है। तो लिखेंगे और 13 के गुणज में ही 13 के गुणज में ही 13 को जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। यही काम हमें इधर भी कर देना है, यही काम हमें इधर भी कर देना है। ये जितनी संख्याएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक 5 आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है 5, और इसी 5 को यहाँ पर जोड़ा भी गया है, इसी 5 को यहाँ जोड़ा भी गया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यही बात सेम टू सेम, जहाँ पर यह 13 लिखा गया है वहाँ पर आप 5 लिखेंगे। क्या लिखा गया है कि चूँकि ऊपर दी गई संख्याएं अभाज्य हैं तथा, अब ये बात को हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तथा 5 के गुणज में 5 जोड़ा गया है, अतः क्या हो जाएगा? इनका परिणाम एक भाज्य संख्या होगा, एक भाज्य संख्या क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि चूंकि ऊपर दी गई संख्याएं अभाज्य संख्या हैं तथा 13 के गुणज में 13 को जोड़ा गया है। मैं यहाँ इसको सुधार देता हूँ लिख के, तथा 13 के गुणज में 13 को जोड़ा गया है, अतः क्या है? इनका परिणाम, इनका परिणाम एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्याएं आपके सामने रहीं और ये सवाल आपका बन गया और आपके सामने रहा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब आपका एक सवाल बचता है अंत में, 7 नंबर सवाल। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, समझने वाला सवाल है, समझते हैं। सवाल में कुछ नहीं है लेकिन थोड़ी सी समझ लेनी है।
इतना लंबा चौड़ा दिया है। वही बात है कि खोदा पहाड़ और निकली। अब इसके आगे वाला लाइन पूरा करिए कमेंट बॉक्स में। आइए मिटा लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 आपका कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, कोई खेल का मैदान रहा होगा, ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। क्या है वृत्ताकार? रास्ता है। कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। क्या लगता है? सोनिया को 18 मिनट लगता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में। क्वेश्चन नंबर 7 का आप हल देख रहे हैं, आप हल देख रहे हैं। आइए, कह रहा है कि सोनिया जो है उसे इस मैदान का एक चक्कर, मानते हैं यहाँ से सोनिया शुरू करती है और इधर से दौड़ते 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 यहाँ आती है, तब उसे कितना समय लगता है? 18 मिनट का समय लगता है। तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है सोनिया के द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना दे रहा है? 18 मिनट। कितना दे रहा है? 18 मिनट। फिर दे रहा है, एक और चीज़ दे रहा है। क्या दे रहा है? कि जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। किसको? अब यही बात रवि के लिए कि रवि के द्वारा मैदान का चक्कर, एक चक्कर की बात की गई है, मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना बता रहा है? 12 मिनट। यानी सोनिया जब इसे दौड़ के चारों तरफ से आएगी तो उसे 18 मिनट लगेगा, और यही राउंड अगर रवि मारेगा तो उसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 12 मिनट का समय लगेगा। ऐसा दिया हुआ है। और कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। अब रवि और सोनिया दोनों यही मान लेते हैं, दोनों यही मान लेते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद ये एक ही टाइम पर इधर से चलना प्रारंभ करेंगे एक साथ। फिर कहता है कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इनके लिए ये होना चाहिए कि ये जो दोनों का जो टाइमिंग है उसका कोई लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा होना चाहिए। यानी इस संख्या का आपको एलसीएम निकालना है। ओवरऑल आपसे यही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि आप एलसीएम निकालिए। किसका? 18 का और 12 का। इसका आपको एलसीएम निकाल देना है। अब बताइए, एलसीएम ये आपसे नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। आप क्या करेंगे? इन दोनों का फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों का फैक्टर, 18 का और 12 का। 18 का फैक्टर करेंगे 2, 3 और 3 में 2 3 6 9। 12 का 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 12। अब देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 18 जो है, इसका एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में 2 है, दोनों में 2 है कि नहीं? दोनों में 2। देखिए दोनों में 3 है, तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ लिख लेते हैं आगे का 2 जो कॉमन है उसके एक ही ठो लिखेंगे, फिर 3 और ये 2 बचा है तो 3 और 2, और फिर 3 दोनों में कॉमन है। मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 2 3 6 6 2 12 3 36। क्या हो जाएगा? 36। मतलब कि एलसीएम जो निकल के आया कितना? 18 और 12 का, वो कितना आया? 36 आया। इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं अतः वे
36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर, क्या मिलने की बात कर रहे हैं, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चैप्टर का द एंड हो गया। क्या हो गया? चैप्टर का द एंड हो गया। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। विद्यार्थियों, हमने पूरा एक एक क्वेश्चन को देखा, एक एक क्वेश्चन को किया, और इस चैप्टर के पीछे के जो बैकग्राउंड था, जो पीछे के इसके बेस में जो भी चीज़ें थी, उसे भी हमने समझा है और पूरे प्रॉपर ढंग से समझा है। यदि आपने शुरू से इस वीडियो को देखा है और यहाँ तक आपने पूरा देखा है, तो मैं ये क्लियर कह सकता हूँ कि आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इसके बजाय आपको यदि कोई डाउट रह गया हो, तो आप लिंक में, यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो भी लिंक है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से बेझिझक अपना डाउट आप वहाँ से हमें प्रेषित कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका एज पॉसिबल एज सुन उसका जवाब आपको दूंगा। और इस तरीके से यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मैं फिर अपना अगला वीडियो इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.3 के साथ, जिसमें परिमेय संख्याओं को सिद्ध करने की सिखाई गई है, उसके साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं कि आप इसका पार्ट 1 जो पहले वाला है प्रश्नावली 1.1 वो भी देखेंगे और उसका प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो हम मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों के बीच में, इष्ट मित्रों के बीच में जरूर इसे भेजिएगा ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वंदे मातरम।